तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड हम पिक करते हैं बॉयकॉट। थर्ड वर्ड हमारे पास है एंड उसका नाम है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? यस, बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार करना। आप सभी इस बात से परिचित होंगे, बहिष्कार करना, बॉयकॉट। बहिष्कार करना या फिर रिफ्यूज टू से समथिंग या रिफ्यूज टू डू और यूज समथिंग, इट्स कॉल्ड बॉयकॉट। तो किसी भी चीज का इस्तेमाल करना बंद करना या कुछ नहीं करना, बॉयकॉट हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के समय पे भारत के जो लोग थे उन्होंने बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया था कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक जॉल्ट मिल सके, एक तरह का सिग्नल मिले कि अब इंडिया के लोगों ने सफर करना बंद कर दिया है। और ये सारे बॉयकॉट होते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो किसी पार्टी को बॉयकॉट करते हैं। इवन गांव देहात में तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं फलने पर्सन को बॉयकॉट करता हूँ, विच मीन्स कि आज के बाद उस पर्सन या उस फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो बॉयकॉट करना, तो बॉयकॉट करना मीन्स किसी भी आदमी के साथ कोई रिलेशनशिप या कोई किसी का इस्तेमाल चीज का या उनके साथ कोई भी ताल्लुक कनेक्शन को खत्म कर देना बॉयकॉट कहलाता है। बॉयकॉट था कौन? बॉयकॉट एक पर्सन था, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी में एक पर्सन था बॉयकॉट। और ये फेमस इसलिए था कि ये अपने किराएदारों को बहुत हैरेस करता था, बहुत हैरेस करना। ये आपको बता दूं, वैसे एक मूवी में भी इसका बॉयकॉट किरदार आया था, मगर उसी कहानी से वो फेमस किरदार वहां पे आया था मूवी के अंदर। सो बॉयकॉट एक पर्सन था, मकान मालिक, जिसने कुछ किराए पे कमरे दिए हुए थे, रूम्स, और जो लोग वहां रहते थे उनको बहुत परेशान करता था। ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे कि कई बार आप देखते हैं कि भाई जो कि मकान मालिक होते हैं अननेसेसरली परेशान करना, ये चीज़ वैसी क्यों है, वो चीज़ वैसी क्यों है, ये ऐसा क्यों किया आपने, वो ऐसा क्यों किया आपने। तो इस तरह से एक्सट्रीमली उनको परेशान करना, दिक्कत पैदा करना, और इस तरह का पर्सन था, नाम उसका बॉयकॉट। तो क्या किया कि कुछ जैसे होता कई बार कि इस तरह के मकान मालिकों को कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि जो उनको मजा चखा के जाते हैं। तो कुछ नए लड़के आए वहां रहने के लिए, तो उनको भी उसने सेम तरीके से परेशान किया। अब ऐसे बावरे थे कि उन्होंने कहा कि जाओ, हम तुम्हारा रेंट ही नहीं देंगे, निकाल के दिखाओ मेरे रूम से तुम अपने। तो मीस उन्होंने इस आदमी को एक तरह से बहिष्कार किया उसका, कि भाई तू जो हमें परेशान करता है इस तरीके से जा, हम भी तुम्हें परेशान करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी किसी के यहाँ रूम रेंट पे ले लेता है, उसके बाद बहुत ही कानूनी तरीके से उसको आप निकाल सकते हैं। और वो किराया भी नहीं देता है, फिर भी आपके पास निकालने के साधन नहीं होते हैं, आपको कोर्ट का दरवाजा नॉक करना पड़ेगा और सारे इश्यूज को आपको वहां ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जो टेनेंट्स होते हैं, किराएदार होते हैं, उनके मकान जहां वो क्वार्टर या रूम लेके रहते हैं, बहुत ज्यादा हक उनके बन जाते हैं, एक तरह से लिविंग राइट्स उनके वहां बन जाते हैं। तो उनको फिर वहां से निकालना आसान चीज नहीं है। तो इन्होंने भी इनको पंगा डाल दिया कि रेंट ही नहीं देंगे, चलते ऐसे जैसी तेरी। तो बॉयकॉट करना मीन्स किसी पर्सन के साथ कनेक्शन तोड़ना या फिर रिफ्यूज करना। जैसे उन्होंने रिफ्यूज किया, तेरा किराया नहीं देंगे, जो करना तुम कर ले। तो इस तरह से बॉयकॉट कहते हैं। तो बॉयकॉट वही फेमस किरदार जो एक लैंडलॉर्ड था, अपने किराएदार को बहुत ही परेशान करता था। अच्छा, किराएदार आए और उसकी बैंड बजा दी। तो इस तरह से रिफ्यूज कर दे किराया देना, तो मीन्स रिफ्यूज करना कुछ भी चीज का, किराया नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, तेरे से बात नहीं करेंगे, या तुम्हारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉयकॉट होता है। ऑलराइट। और ये पिक्चर आपके सामने दिखाई जा रही है, ये पिक्चर उस पर्सन की है जिसको किराया देने से मना कर दिया था और बॉयकॉट कर दिया गया था, और काफी सालों तक किराया उन्होंने नहीं भरा उसका। तो इस तरीके से जो है वो बॉयकॉट हुआ करना। इसको आप नोट कीजिए प्रॉपर तरीके से एंड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शॉविनिस्ट। फोर्थ वर्ड हमारे पास है शॉविनिस्ट। CHAUVNIST, शॉविनिस्ट।
शॉविनिस्ट कौन होता है? शॉविनिस्ट शॉविनिस्ट कौन हुआ? ये इसका एक और मीनिंग जिंगोइस्टिक भी है। जिंगोइस्ट और शॉविनिस्ट ये कौन लोग होते हैं? तो बता दूं पहली बात में कि जैसा आप जानते हैं कि भक्त या जो जैसे हम बोलते हैं कि फलना आदमी चमचा है किसी पार्टी का, या फलना आदमी भक्त है, ऐसा है वैसा है। तो पॉलिटिक्स के अंदर कई लोग हैं जो मोदी जी के भक्त हैं, कई हैं जो राहुल गांधी जी के भक्त हैं, कई हैं जो केजरीवाल के भक्त हैं, और पॉलिटिशियन नहीं क्यों, कई लोग एक्टर या क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, इनके भी भक्त होते हैं। मैंने उनके खिलाफ वो कुछ सुन नहीं सकते और एक्सेसिव उनकी प्रेज करते हैं। एक्सेसिव प्रेज, बहुत ज्यादा प्रेज करना उनकी। और यूं कह लीजिए कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन को दिख रहा है नीला, पर अगर उनका लीडर या जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो बोलते नहीं नहीं नीला नहीं है पीला, तो उसको पीला मान लेंगे वो, इस तरह से। तो जो भी ये लोग होते हैं शॉविनिस्ट या जिंगोइस्ट, ये लोग ऐसे हैं कि मतलब एक तरह से भक्त या चमचे के रूप में किसी के आगे घूमते फिरते हैं, तो वो जो कहेगा वही वो सत्य मानेंगे। तो दैट्स व्हाई शॉविनिस्ट एक पर्सन था एंड ही वाज अ पर्सन, और जो नेपोलियन थे, नेपोलियन का ये बहुत बड़ा भक्त था, पर जानते ना एक तरह से सपोर्टर, उनके आगे पीछे रहना हमेशा से, कि उनकी तारीफ पे तारीफ करना कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, जो वो कहेंगे वही सत्य है। तो जो भी इस तरह के लोग होंगे उनको शॉविनिस्ट कहेंगे। तो शॉविनोव एक पर्सन जो चमचा था या भक्त था नेपोलियन का। तो नेपोलियन जो भी कहता था वही वो सत्य मानता था। मैंने पहले बोल दिया कि अगर नेपोलियन बोले शॉविनोव रात हो चुकी है, चाहे दिन के 12 क्यों ना बजे, वो कहे सर रात हो चुकी है, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सर बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया, वो ऐसे। तो मीच इस तरह की भक्ति जिसमें कि जो का लीडर कह रहा हो वही ही सत्य हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको? शॉविनिस्ट। तब जो भी केजरीवाल जी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, राहुल जी के भक्त हैं, तो वो शायद इतने एक्सट्रीम नहीं होंगे, मगर आप उनको कहना हो कि भी तू शॉविनिस्ट है, विच मीन्स तेरा लीडर जो कह रहा है, तू कह रहा है कि वही बात ही सत्य है, और तू अपना दिमाग यूज नहीं करना चाह रहा है, तू खुद अपनी सोच बनाना नहीं चाह रहा है, तो तू क्या है फिर? जिंगोइस्ट या शॉविनिस्ट है। और मैंने पहले बोल दिया कई लोग ऐसा कि इस एक्टर के भी होते हैं, मान लो कोई सलमान खान उनका फेवरेट एक्टर है, तो इस कदर मतलब उनके आगे पीछे वो रहते हैं, या आगे पीछे मतलब नहीं, जैसे मान लो मैं हूं, तो सपोज करिए कि मेरी उनसे कभी मुलाकात तक नहीं हुई है, पर हम उनको बहुत प्यार करते हैं, फैन है उनके, हम उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते हैं, और जो वो कहेंगे हम उसको सच मानेंगे। तो ये नेचर क्या होती है, शॉविनिस्टिक या फिर जिंगोइस्टिक। तो काफी लोग हैं आज के डेट में जो पॉलिटिकल लीडर को बहुत फॉलो करते हैं, और इतना डीपली फॉलो करते हैं कि हम उनको शॉविनिस्ट या जिंगोइस्ट कह सकते हैं। नोट करिए इनको जरा। इसको मिटाता हूं मैं और फिफ्थ वर्ड डिस्कस करते हैं। जो फिफ्थ वर्ड हमारे पास है दैट इज सिसरोनी, CICERONE। सिसरोनी। सिसरोनी क्या होता है जी? देखिए सिसरोनी वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिसरोनी, ये हो गया सिसरोनी। अब सिसरोनी का मतलब क्या है? सिसरोनी मीन्स एक तरह का टूरिस्ट गाइड। मैंने एक ऐसा आदमी जिसको जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनकी पूरी जानकारी है। हमारे बीच में कई से लोग होते हैं जो इतने मतलब क्यूरियस होते हैं नई जगह जानने की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की, वो जहां भी एक बार जाते हैं उसके बारे में चप्पे चप्पे की इंफॉर्मेशन ले आते हैं। एक क्यूरियोसिटी उनमें है, बहुत ज्यादा जानने की इच्छा है, नए नए प्लेसेस को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मकबरे हैं, कैसे बने, कब बने, मंदिर किसका था, ये क्यों था। तो इस तरह की जो क्यूरियोसिटी लोगों में होती है जानने की, तो फिर वो उस एरिया के बारे में बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं। आई थिंक ऐसे लोग टूरिस्ट गाइड के रूप में काम अच्छे से कर सकते हैं।
कोई फॉरेनर मान लो अगर हिमाचल आता है घूमने के लिए, डलहौजी आता है घूमने के लिए, और कोई सिसरौनी है, विच मीन्स कोई पर्सन जो बहुत क्यूरियस था अपनी लाइफ के अंदर जानने के लिए, और अब उसने काम ले लिया टूरिस्ट गाइड का, तो उनको गाइड करता कि ये प्लेसेस ऐसा था, इतने साल पहले बना था, इसका ये बिलीफ सिस्टम है, ये हुआ, तो सारी कहानी उसको पता है, पूरे एरिया के बारे में वो जानता है। तो सिसरोनी हो, अगर आप में भी इस तरह की क्वालिटीज हैं कि आप किसी प्लेस पे जब एक बार भी जाते हैं तो उस प्लेस के बारे में चप्पे चप्पे की इंफॉर्मेशन आप ले आते हैं, अगर आप ऐसे हैं तो आप भी सिसरोनी हुए। ये बड़ा अच्छा टैलेंट होता है जानने का। तो पिक्चर दिखा रहा हूं सिसरोनी की मैं, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी में धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में एक पर्सन था सिसरोनी, तो उसको कुदरत ने, ऊपर वाले ने ऐसा नवाजा हुआ था कि वो जहां भी जाता था एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन वहां की ले आता था। इतना उसका एक तरह से क्यूरियस माइंड था, तो क्या बोलेंगे उसको सिसरोनी। तो सिसरोनी जो भी होगा उसको इस तरह की क्यूरियोसिटी होती नई जगह को जानने की। somebody आप कह सकते हैं somebody very curious about new places, नए जगह को जानने के बारे में वो काफी एक्साइटेड होता है। Curious about new places is called सिसरोनी। डेमोक्लेन की हम आगे बात करेंगे। डेमोक्लेन क्या होता है? सिक्स्थ है हमारे पास डेमोक्लेन, DEMOCLEAIN, डेमोक्लेन। सो डेमोक्लेन कौन होता है? और डेमोक्लेन का मीनिंग क्या सर? डेमोक्लेन मीन्स इमिनेंट डिजास्टर, इमिनेंट डिजास्टर माने डिजास्टर मीन्स खतरा एक तरह का, या तो कोई त्रासदी जो बहुत नजदीक हो या बहुत जल्दी आने वाली हो, हम कहते हैं डेमोक्लेन कहते हैं उसको। एक ऐसी त्रासदी जो बहुत जल्दी आने वाली है, इज कॉल्ड डेमोक्लेन। अब आपको बताऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, एक बहुत महंगी चीज थी, एंड आप सपोज करिए जो स्टूडेंट हैं ज्यादातर बड़ी एज के हैं, मान लो आप हैं जी कोई 10 साल के या 12 साल के, और आपने खेलते खेलते अंदर उसको फोड़ दिया, तोड़ दिया उस सामान को, उस चीज को। अब आप डरते हैं पापा से, बुरी तरह से डरते हैं आप, और ऑफिस से पहुंचते हैं घर 6 बजे मान लीजिए, तो 6:55 पे आपके साथ क्या हो रहा होगा? आपके दिल की धड़कन बढ़ चुकी होगी कि भाई अब 6 बजे तूफान आने वाला है मेरी जिंदगी में, मेरी पिटाई होगी, धुलाई हो जाएगी। तो इस तरह से इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि उस पर्सन के सामने क्या है? डेमोक्लेन सिचुएशन। डेमोक्लेन सिचुएशन से वो फेस कर रहा है, ही इज फेसिंग डेमोक्लेन सिचुएशन, विच मीन्स ही इज फेसिंग द इमिनेंट डिजास्टर। और 6 बजे तो डिजास्टर फिर पक्का उसके साथ होएगा, हम कहते हैं इसको वही है। अब डेमोक्लेन एक पर्सन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन है जो नाम उसका डेमोक्लेन था। ये डेमोक्लेन पर्सन था कौन? यही अगेन ये भी ग्रीक माइथोलॉजी से लिया हुआ एक वर्ड है, ग्रीक माइथोलॉजी। ये जो पर्सन था ना डेमोक्लेन, ये राजा की बहुत प्रेज करता था, बहुत ज्यादा प्रेज करता था राजा की, बहुत ही ज्यादा प्रेज, इतनी प्रेज कि राजा साहब भी तंग हो गए कि भाई यार कम करो यार, हो गया बहुत ज्यादा। तो ये बोलता क्या था राजा को कि राजा जी आपकी जिंदगी क्या कमाल है, आपके सामने कितने बढ़िया पकवान होते हैं, इतना बड़ा आपका सिंहासन है, इतना बड़ा आपका आलीशान भवन है, क्या लाइफ आपकी, वाह क्या मजा है। अब ये तो सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है कि राजा की लाइफ बहुत ही बढ़िया होती है, पर किन के लिए? जो बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। राजा को पता होता है कि वो कैसे हैंडल कर रहा होता है अपनी लाइफ को। जितनी ही आलीशान उसकी जिंदगी होती है उतनी ही ज्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और खतरे बने होते हैं। अब कोई कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पावरफुल पद कौन सा है, तो प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को इस देश में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, आलीशान घर, आलीशान सारी चीजें, फैसिलिटीज, रहने का और सब कुछ आलीशान। कई तरह के पकवान पकते होंगे
प्रधानमंत्री के लिए, जो बोली हाजिर होएगा। पर क्या उनकी जिंदगी इतनी आसान है, या उनकी क्या वो मजे करते हैं सुबह शाम तक कि यार आज ये खाते हैं, आज यार ये पीते हैं, ये उनके दिमाग में चीज होती ही नहीं होगी कि यहाँ सोएंगे, ये इंजॉय करेंगे। क्योंकि जो आदमी उस पद पे होता है उसको मालूम है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कहते हैं कि जो सिंहासन पे बैठा होता है उसी को मालूम होता है कि सिंहासन के अंदर बहुत तीखी कीलें होती हैं। नेल्स आर ब्राउन्ड इनटू द सिटिंग एरिया, और उस एरिया में जब वो बैठता है तो उसकी चुभन वही जानता है। तो बोलने का क्या कि आलीशान बेशक होएगा उसका, मगर जो उसकी पेन है, जो वरीज है, वो वही जानता है। तो उसने सिखाने के लिए, जो डेमोक्लेन को सिखाने के लिए, एक लेसन देने के लिए, उसने डेमोक्लेन को नीचे रखा ऐसे, और उसके सामने बहुत बड़े बड़े पकवान रख दिए, बहुत बड़े सिंहासन पे उसको बिठा दिया। तो सिंहासन पे बैठ चुका है, एंड उसके ऊपर एक तलवार रख दी। अब तलवार मुझे बनानी ऐसी आती है, तो मान लीजिए तलवार है उसके ऊपर, और एक है पतला सा बाल, एक पतला सा बाल है, और उसके ऊपर तलवार टिका दी और कहा कि तुम एंजॉय करो। उन्होंने कहा सर एंजॉय तो कर लूंगा, तलवार गिर जाएगी मेरे ऊपर। तो विच मीन्स उसको सिखाया ये कि जो तू ये एंजॉय करने के लिए दिया गया है, तू क्या एंजॉय कर सकता है जब तेरे ऊपर हमेशा खतरा बना हो, तलवार तेरे ऊपर गिर सकती है हमेशा। क्योंकि डेमोक्लेस से जब पूछा गया कि भाई क्या तुम एंजॉय कर पा रहे थे, उसने कहा एंजॉय तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया मैं, इतने पकवान थे इतने, और मुझे मेरे आमने सामने कितने सारे नौकर चाकर थे, मगर कारण क्या था उसके पीछे कि उसके सर पे तलवार लटकी हुई थी एक तरह से, और वो टांगी गई थी एक बाल के ऊपर। जो सर का बाल होता है कितना पतला होता है, कितना कमजोर होता है वो, मैंने थोड़ी सी देर बाद वो किसी भी समय टूट के तलवार उस पर गिर सकती है, और वो गया। तभी कहते हैं कि जो पद पे बैठे होते हैं उनके सर पर हमेशा तलवार लटकी होती है। तो सर पे जो तलवार लटकी होती है उसी डेमोक्लेन से आया है, ग्रीक माइथोलॉजी से आया है कि सर पे तलवार लटके होने का मतलब क्या है, किसी भी समय वो आप पे गिर सकती है और आपका काम तमाम। तो जी ये चीज है डेमोक्लेन के बारे में, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, एंड 7th वर्ड हमारे पास है फ्रॉयडियन स्लिप। 7th वर्ड है FREUDIAN, फ्रॉयडियन स्लिप। सो फ्रॉयडियन स्लिप क्या चीज है? फ्रॉयडियन स्लिप क्या होता है? ये है स्लिप ऑफ टंग, TONGOU। स्लिप ऑफ टंग, फ्रॉयडियन स्लिप, स्लिप ऑफ टंग, जुबान का फिसल जाना, जुबान का फिसलना, स्लिप ऑफ टंग। आप जानते हैं कि जुबान का फिसलना या स्लिप ऑफ टंग होने का मतलब क्या होता है? आप बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और दिया आपने, तुम क्या बोलते हैं इसको? स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। मगर फ्रॉयडियन स्लिप कैसा स्लिप है? ये भी स्लिप ऑफ टंग है, पर इस केस में जब आपकी जुबान फिसलती है तो आप सच बोल देते हैं। देखिए, जुबान फिसलने से कुछ भी हो सकता है, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपने कुछ और कह दिया। मगर फ्रॉयडियन स्लिप में जब आपकी जुबान फिसलती है, फ्रॉयडियन स्लिप का मतलब क्या होगा कि when I say that this was Freudian slip, when would I say that this was Freudian slip? मैं वो तब कह पाऊंगा जब मैंने कहना कुछ और था और कह कुछ और दिया, प्लस जो कहा मैंने अपने दिल की बात रख दी, सत्य बोल दिया। सपोज करिए एक जब भी अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, जैसे मतलब फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा है और कहा गया कि भाई द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस गोज टू दिस एक्ट्रेस, मान लो ABC कोई भी उनको दिया और वो आगे लेने के लिए। तो जब उनको अवार्ड देते हैं तो कोई भी एक्टर, कोई भी एक्ट्रेस क्या बोलती है कि मैं थैंक्स करना चाहूंगी इनको 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 प्रोड्यूसर को, को एक्ट्रेस को, सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, कि अगर ये नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता जो मुझे अवार्ड मिला है। सो आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू ऑल दीज पीपल, विदाउट यू दिस वॉज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से उन्होंने कहना होता है, पर हम सभी जानते हैं अंदर ही अंदर सब क्या सोचते हैं कि भाई
मुझे मिला तो मैंने किया, मेरा अच्छा काम था तो मिला मुझे। पर फॉर्मेलिटी या एक तरह से आप कह लीजिए कि ये एक तरह की चीजें जरूरी भी हैं कि आप सभी को थैंक्स कहें और कहें कि भी आपके कारण ऐसा हुआ। मगर सपोज करिए कि आपकी जुबान फिसल जाए और आप कहते हैं कि ये मुझे अवार्ड मिला है, ये आपके बगैर पॉसिबल था, तो क्या होएगा? मैंने वो जो उसने दिल में था वो बोल दिया, पर गलती से बोला, जुबान फिसल गई, उसने बोलना था कि भाई आपके बगैर ही पॉसिबल नहीं था। हम क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉड स्लिप। तो ज्यादातर केसेस में फ्रॉड स्लिप का मतलब क्या होगा कि भाई आपकी जुबान फिसली, पर जुबान फिसलने से आपके दिल में जो था, जो सच्ची बात थी, वो आपने कह दी। इज कॉल्ड फ्रॉड स्लिप। आप भी फ्रेंड सर्कल में कई बार बोलते होंगे कि कुछ बात करते हुए, तो जैसे कोई पर्सन कर नहीं यार मैंने ये नहीं किया, और मतलब कुछ अपने आप को डिफेंड कर रहा हो, और सडनली उसने कुछ ऐसी बात बोल दी, आप बोले हाँ यही तो था, तेरे से बुलवाना चाहते थे, वो बोले मेरी जुबान फिसल गई है और फिर हंस देगा इस तरह से। बट वो एक रियल या सत्य उसके अंदर से बाहर निकला, मगर जुबान फिसलने से निकला। इट्स कॉल्ड फ्रॉडन स्लिप। तो एक एक्ट्रेस थी, नाम उसका फ्रॉडन था, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी हॉलीवुड में, एंड उसका नाम था फ्रॉडन, और फ्रॉडन स्लिप उसी के नाम से ही जी फेमस हुआ है, फ्रॉडन स्लिप। 7 वर्ड हमने पढ़ लिए, 8वां वर्ड पढ़ लेते हैं और इसके 2-3 सीरीज हम बनाएंगे। तो 8th वर्ड है, देखिए किसी चीज को आप ऐसे पढ़िए कि आप उसका फिर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तभी आपकी कम्युनिकेशन के स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हॉब्सन चॉइस। 8वां वर्ड आई थिंक हॉब्सन चॉइस, HOBSON, हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस क्या होती है? हॉब्सन चॉइस माने नो चॉइस, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड हॉब्सन चॉइस। कोई चॉइस नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, हॉब्सन चॉइस। देखिए अंडरस्टैंड करिए, सपोज करिए कि आपके सामने एक मिठाई का डब्बा लाया जाता है और उसमें कई तरह की स्वीट्स हैं, और आपके पास वहाँ चॉइस होती है बेसिकली कि आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए वहाँ से, आपके पास चॉइस है। तो हॉब्सन चॉइस में क्या होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो सामने है उसे कबूल करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड हॉब्सन चॉइस, नो चॉइस। जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है तो हम कहते हैं उसको हॉब्सन चॉइस। और आपको एग्जांपल देता हूं फिर आप समझेंगे इस बात को। हॉब्सन चॉइस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ गेस्ट के रूप में जाते हैं, सपोज करिए, और जिनके यहाँ आप गए हैं वो बहुत ही बड़े आदमी, बहुत ही बड़े, और आपके दिल में उनके लिए बहुत आदर और सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट। आप मान लो वहां जाते हैं और सपोज करिए कि आपको चाय से नफरत है चाय से, मगर आपको कॉफी बहुत पसंद है। आप वहां गए और वहां आपके सामने रख दी जाती है चाय, मतलब कि चाय कप। अब मुझे आप बताइए कि आप क्या वहां बोल सकते हैं कि जी नहीं नहीं चाय नहीं पीता मैं, मेरे को कॉफी लेके आप ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो जो उन्होंने लाया आपको कबूल करना पड़ेगा। तो फिर आप चाय से नफरत करते हैं, मगर फिर भी आपने चाय ली और कहा थैंक यू वेरी मच, और कहा क्या चाय बनाई आपने, और फिर चाय आपने पी ली। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हॉब्सन चॉइस। तो जो भी पर्सन इस सिचुएशन में होगा, मान लो पर्सन है राहुल, तुम क्या बोलेंगे? राहुल हैड हॉब्सन चॉइस टू टेक द टी, तो विच मीन्स वेरी क्लियर कि हॉब्सन चॉइस में आपके पास चॉइस नहीं होती है, और जो आपको दिया जाता है सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कबूल करना पड़ता है। ये नहीं कि यार लाइफ बहुत खराब है यार, क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा हमारे साथ, कोई चॉइस ही नहीं सारी लाइफ में, ऐसा बोल देगा आप। तो दिस इज एक्चुअली द अदर वे अराउंड। तो आप अगर हॉब्सन चॉइस की बात करेंगे तो उसमें आपको आपके पास चॉइस नहीं होती, फिर भी आपको खुशी दिखानी पड़ती है कि ओके ओके दैट्स ग्रेट चाहे। तो इस तरह से जो है हॉब्सन चॉइस हम उसको कहेंगे। अब हॉब्सन कौन था? हॉब्सन बहुत ही रिच पर्सन था। हॉब्सन बहुत ही रिच पर्सन था, बहुत ही रिच पर्सन। एंड बहुत सा शौक था, जो घोड़े होते हैं उनको तैयार करता था, जो हॉर्सेस हैं, खासकर रेस हॉर्सेस, जो रेसिंग हॉर्सेस हैं उनको तैयार करता था। तो रेसिंग हॉर्सेस को प्रिपेयर करता था, उनको तैयार करता था, मगर था बहुत रिच आदमी।
तो जो भी आदमी इसका ही कहता रेंट पे घोड़ों को दिया करता था घुड़सवारी के लिए, रेंट पे कि भाई इतना रेंट है, 2-3 घंटे ले जाओ इनको। तो फिर क्या था कि जो भी लोग उस घोड़ों को रेंट पे लेते थे, तो वो उन घोड़ों को जो उनका स्टेइंग हाउस था वहां तक छोड़ के आना पड़ता था। स्टेइंग हाउस तक छोड़ के आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं हॉब्सन हूँ और मान लो मैं बहुत रिच पर्सन हूँ और मेरा शौक है सिर्फ घोड़े रेडी करना और उसके